जीरो थोड़ी आने वाला है कभी भी, लेकिन जीरो के बहुत नियर पहुंचते जा रहा है। ये खुद अपने आप में इनसिग्निफिकेंट नंबर है। मतलब वन के रिस्पेक्ट में देखें या इसके रिस्पेक्ट में देखें तो भी बहुत छोटा नंबर हो गया, 1000 टाइम्स में छोटा है। ठीक है, जितनी ज्यादा बड़ी पावर अप्लाई करोगे उतना छोटा नंबर होता जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेगेटिव नंबर्स पे पावर इनफाइनाइट अप्लाई कर रहे हैं, तो क्योंकि नेगेटिव नंबर्स की पावर में हम इनफाइनाइट को ये नहीं जानते कि वो इवन है या ऑड है। इनफाइनाइट के बारे में कैसे कह दें कि वो नंबर इवन है या ऑड है? समझ में आई बात? तो नेगेटिव नंबर्स की पावर में हम एक कंफर्मेशन नहीं दे सकते कि कितना आंसर आएगा इनफाइनाइट की अप्रोच में। हाँ, यहां तक -1 तक भी लिया जाता तो भी आंसर जीरो ले सकते थे, तो ले सकते थे जीरो। मतलब मैंने यहाँ लिमिट 0 से 1 के बीच में लगाई है। अब मैं एक बार और लिख देता हूं यही बात। ठीक है, जीरो, एक की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी है और जीरो से छोटी है, तो भी एन की वैल्यू को जीरो ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स की पावर भी छोटा ही होता जाएगा, बस वो नेगेटिव में रहेगा। यदि इवन पावर लगाओगे तो पॉजिटिव में रहेगा। जैसे मैंने यहाँ -2 भी लिखा होता, इसको ऐसे लिखा होता तो भी तो ये पॉजिटिव ही आता ना। यहाँ लिखा होता -2 की पावर तो भी ये पॉजिटिव आता, लेकिन मैंने लिखा होता -0.2 रेस टू 3, तो ये माइनस में आंसर आएगा 0.008 माइनस में आएगा, लेकिन ये आएगा। तो माइनस में बस दिक्कत ये है कि वो प्लस का आएगा माइनस का आएगा, इसका कंफर्मेशन नहीं होता है हमको। और जब मैं इनफाइनाइट पावर पे अप्रोच कर रहा हूं एन को, तो एन के बारे में ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो इवन है या ऑड है। तो नेगेटिव नंबर पे मैं पावर इनफाइनाइट अप्लाई कर रहा हूं, वो भी -1 से छोटे नंबर पे अप्लाई कर रहा हूं, तो कंफर्मेशन नहीं दे सकते। हालांकि वो आएगा इनफाइनाइट ही, या बट पॉजिटिव इनफाइनाइट रहेगा या नेगेटिव इनफाइनाइट, इसकी कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती है। ठीक है, तो आपको उस सिचुएशन में पावर लगाने में वो लॉजिक लगा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन कल की क्लास में मिला था हमें, वो क्या करेंगे, आपको ए की पावर में लिखेंगे 2n-1 या 2n ओनली। ठीक है, 2n और लिखें या 2n-1 लिखेंगे, तो 2n-1 हमेशा ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, या 2n+1 लिखा हो तो भी ये ऑड नंबर होता है। ए भी ऑड नंबर ही है, ए भी ऑड नंबर है। एन की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट करोगे तो ये भी एक ऑड नंबर बनेगा, ये भी एक ऑड नंबर ही बनेगा। और या तो ऐसे लिख देंगे a⁴2n। सो अब आपके पास क्लियर कट कंफर्मेशन है कि ये इवन पावर है, ये ऑड पावर है। ये क्लियर कट कंफर्मेशन है। अब इवन पावर है तो आंसर पॉजिटिव इनफाइनाइट ही होगा जब इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है एन। हाँ, बस देख लेना इनमें से किस सिचुएशन में है ये। ठीक है, ए पे ध्यान जरूर देना है। यदि ये 1 से बड़ा है या -1 से छोटा है, उल्टा भी है, इस तरफ भी है, और पावर 2n अप्लाई की गई, तो पॉजिटिव इनफाइनाइट की ही अप्रोच करेगा आंसर, क्योंकि इवन पावर है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, अब ये आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डील करना पड़ेगा। मतलब ये लॉजिक आपको बस याद दिला रहा हूं मैं, ये खुद समझ सकते हो आप, लेकिन याद दिला रहा हूं, क्वेश्चंस में जरूरत पड़ती रहती है हमको इनकी। यदि ऑड पावर लगाई गई और ये नंबर नेगेटिव है, तो नेगेटिव इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इनफाइनाइट को। लेकिन ध्यान रखिए, -1 से 1 के बीच में है नंबर, तो इनफाइनाइट पावर अप्रोच करने पे आंसर जीरो ही होता है। इनफाइनाइट पावर अप्रोच करने पे आंसर जीरो होता है। ये बात आपने एक जगह और पढ़ी है, इनफाइनाइट जीपी में। इनफाइनाइट जीपी जो होती है उसमें आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो तभी उसका सम निकाल सकते हैं, क्योंकि वो आगे के टर्म नेग्लिजिबल होने लगते हैं। आर की पावर एन को हम जीरो लगे लेते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल आपको जो बोल रहा हूं मैं लिख के भी दिखा देता हूं, जो मैंने यहाँ लिखा है इसका। मैं हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है, SN = a r⁻⁻1/r-1। ये फॉर्मूला है जीपी का, एन टर्म्स के सम का। मैंने कहा एन एक इनफाइनाइट टर्म है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जीपी में इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसका आंसर निकलने का एक ही तरीका है, आर की पावर एन जीरो हो जाए तो आंसर निकल सकता है, नहीं तो इनफाइनाइट आंसर रहेगा। इसीलिए इस केस में जब इनफाइनाइट ली जाती है, नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू पहले ही लिखा रहता है क्वेश्चन में, या एक कंफर्मेशन दी जाती है हमको कि आर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगी, तभी हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू जहां पे मैंने ए लिख रखा है -1 से 1 के बीच में होगी, तो a⁻n या r⁻n जीरो हो जाएगा भाई। ठीक है, और वो जैसे ही जीरो होगा, जैसे ही आप इसकी जगह जीरो रखोगे,
इसकी जगह जीरो रखोगे तो आपका एन एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला आ जाता है ए अपॉन आर माइनस वन, ऐसा बन रहा है। इसको स्विच कर दो तो ए माइनस हट जाएगा। तो ये बनता है ए अपॉन वन माइनस आर। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, एस इनफाइनाइट का भी पढ़ा है, एस एन का। लेकिन ये एन इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो आर रेस टू एन तभी जीरो होता है जब आर की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में हो। अदरवाइज ये इनफाइनाइट होता है, और उस सिचुएशन में हम इनफाइनाइट टर्म्स का सम फाइनाइट नहीं निकाल सकते। इस सिचुएशन में फाइनाइट आंसर आता है। ठीक है। इस सिचुएशन में जब आर की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में नहीं है, और कुछ वैल्यू है, जैसे टू है, थ्री है, फोर है, कोई भी वैल्यू हो, या माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, कोई भी वैल्यू है आर की वैल्यू, उस समय पे आर इनफाइनाइट मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट लिए जाए और जीपी का सम पूछा जाए, तो हम एग्जैक्ट फाइनाइट आंसर नहीं निकाल सकते उस सिचुएशन में। ठीक है। ये वैलिड है जब आर की वैल्यू हमेशा माइनस वन से वन के बीच में है, ये तभी वैलिड है केवल। ये हमने तब पढ़ रखा है। हाँ, क्लियर है। सो ये पार्ट आपने वहां देख लिया था, बस मैंने एक बार एग्जाम्पल के तौर पे याद दिला दिया है। ठीक है। अब देखते हैं माइनस इनफाइनाइट पावर अप्लाई की जाए तो बिहेवियर कैसा होता है। ये प्लस इनफाइनाइट पे दिखाया मैंने बिहेवियर नंबर्स का कैसा होता है। माइनस इनफाइनाइट पावर अप्रोच कर रही है तो कैसा बिहेवियर है वो देखना है। ठीक है। सो माइनस इनफाइनाइट में जस्ट थोड़ा सा उल्टा हो जाता है मामला। माइनस इनफाइनाइट पावर अप्रोच कर रहे हैं, तो जो नेगेटिव पे था वो पॉजिटिव पे आ जाएगा, पॉजिटिव वाला हट जाएगा। देखो बताता हूं कैसे होता है। सो अगली स्लाइड पे बताता हूं मैं। जब n टेन टू माइनस इनफाइनाइट है, n टेन टू माइनस इनफाइनाइट है, जो बिहेवियर वहां पे था वो स्विच हो जाता है। एग्जैक्टली स्विच हो जाता है मतलब क्या? जब a पॉजिटिव नंबर मतलब वन से बड़ा नंबर है तो जीरो को अप्रोच करने लगेगा, वन से छोटा है तो नहीं करेगा, इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। मतलब क्या? ये एक नंबर है, उस पर पावर अप्लाई की n, को लिख देता हूं। ए ए जो नंबर है वो वन से बड़ा है, ए जो नंबर है वो वन से बड़ा है, और उस पर पावर अप्लाई कर दी n। सो ए माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही है पावर, एन का मतलब है माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे। ठीक है। और ये वन से बड़ा नंबर है तो ये जीरो को टेंड करेगा अब, जबकि वहां पे क्या था? इनफाइनाइट को टेंड कर रहा था, ये जीरो को टेंड कर जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। लिख के दिखा देता हूं। अब ये आया कैसे भाई, इधर समझा देता हूं इस बात को। ए लिखा हुआ है मेरे पास ए रेस टू माइनस इनफाइनाइट, यही लिखा है, ए रेस टू माइनस इनफाइनाइट। एक ही जगह मैं एग्जांपल भी ले लेता हूँ, टू ले लेता हूँ सीधे सीधे। ठीक है। टू ले लिया, वन से बड़ा कोई भी नंबर ले सकते थे तो टू ले लिया रैंडम। ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं वन अपॉन टू रेस टू इनफाइनाइट, ऐसे ही लिखूंगा। और टू रेस टू इनफाइनाइट किसको अप्रोच करेगा? इनफाइनाइट को। और एनी फाइनाइट नंबर अपॉन इनफाइनाइट जीरो को टेंड करता है। ठीक है। एनी फाइनाइट नंबर अपॉन इनफाइनाइट जीरो को टेंड करता है, तो हम कई बार ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ठीक है ना, ऑलरेडी ये कई बार यूज कर चुके हैं। सो अब इस क्वेश्चन में जो मैंने यहाँ किया वो इसी बात को उपयोग किया था यहाँ पे। जब मैंने x की जगह जीरो पुट किया है, लेकिन नेगेटिव नंबर है ये, बस माइनस प्लस का ध्यान रखना है लिमिट में थोड़ा सा। यहाँ एक नेगेटिव नंबर पुट करूंगा तो ये माइनस और वो माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे। वन अपॉन जीरो अप्रोच करेगा इनफाइनाइट को, और ई क्या है? वन से बड़ा नंबर है। ई वन से बड़ा है, ई की वैल्यू 2.7 होती है अप्रोक्सीमेट, ये याद रखो जैसे पाई को याद रखते हो। 2.7 टू दी पावर इनफाइनाइट आ गया, यही केस बना कि नहीं अल्टीमेटली? सो आंसर आएगा, इट टेंड करेगा इनफाइनाइट को आंसर। ठीक है। यहां देखें तो जीरो वाला सेकंड वाला केस बन रहा है। इस केस में वन से ज्यादा है अभी भी बेस, तो वन से ज्यादा ही है तो वो वाला बन रहा है जो अभी अगली स्लाइड पे मैंने बताया, वो केस बन रहा है। यहाँ पॉजिटिव नंबर पुट करूंगा तो ये माइनस सरवाइव करेगा। ठीक है। पॉजिटिव पुट करूंगा तो ये पावर अप्रोच कर जाएगा माइनस इनफाइनाइट को। सो जो मैंने यहां लिख के दिया है आपको, ये माइनस इनफाइनाइट अप्रोच करेगा। ई लिखा है बस उस क्वेश्चन में, मैंने यहाँ टू से समझाया आपको। ठीक है। तो ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट को लिख सकते हैं वन अपॉन ई रेस टू इनफाइनाइट, और ई रेस टू इनफाइनाइट कितना होगा? इनफाइनाइट ही होगा। तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट जीरो आंसर आएगा उस सिचुएशन में। ठीक है। तो वही लिखा हुआ था मैंने यहाँ पे जीरो। सो ये LHL RHL अलग अलग आ रहे थे। बस इसका एक केस और देख सकते हो, माइनस वन से वन के बीच में नंबर हो, यदि ए की वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में कुछ भी हो और उस पर पावर माइनस इनफाइनाइट लगा रखी है, तो जीरो पे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि जीरो अपॉन में आ जाएगा, नेगेटिव पावर में जीरो नहीं चलेगा। तो दो हिस्सों में लिख देता हूं मैं। यदि ए की वैल्यू मेरी
वन से तो बड़ी छोटी है लेकिन जीरो से बड़ी है, जीरो पे इक्वल नहीं ले सकते इसमें। माइनस इनफाइनाइट केस में जीरो पे इक्वल नहीं ले सकते हैं। तो ए रेस टू एन। सो मैं बता रहा था आपको, जब ए वन से माइनस जीरो से वन के बीच में कोई नंबर है और उस पे पावर माइनस इनफाइनाइट टेंड करेगा, एन की वैल्यू पहले ही फिक्स कर दिया माइनस इनफाइनाइट, तो आंसर इनफाइनाइट को टेंड करेगा। आप कोई नंबर लेके देखना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया 0.3 रेस टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। इसको क्या लिखूंगा, 1/3 रेस टू 0.3 रेस टू इनफाइनाइट। अब 0.3 की पावर में बहुत बड़ा नंबर लगाऊंगा तो डिनोमिनेटर में बहुत छोटा नंबर बनेगा, मतलब जीरो को टेन करेगा डिनोमिनेटर। अभी अभी तो बताया जीरो को टेन करेगा इस सिचुएशन में, ये जीरो को टेन करेगा तो 1/0 इनफाइनाइट को टेन कर जाएगा, ठीक है। 1/0 इनफाइनाइट को टेन करेगा, तो यही लिखा है। इवन -1 से जीरो के बीच में भी ये बात ट्रू है, -1 से जीरो के बीच में। लेकिन नेगेटिव नंबर्स पे हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट का फिर नेचर पता होना चाहिए हमको कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तब हम डिसीजन ले पाते हैं। सो मैंने पिछले केस में आपको डिटेल में समझा दिया कि ऑड और इवन चाहिए माइनस नंबर पे पावर अप्लाई कर दें तो। -1 तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि -1 तक के नंबर्स की पावर बढ़ती है तो वो भी छोटे ही होते हैं, मतलब इस पहले से मैग्नीट्यूड वाइज कम होते जाते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज कम होते जाते हैं, जीरो की तरफ आते रहते हैं। तो हम लॉजिक लगा पाते हैं। लेकिन -2 है, -3 है, उस पर कोई बहुत बड़ी पावर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आ, हालांकि इसमें तो पता चल जाएगा, -1 से 1 के बीच में दिक्कत आएगी बस। -1 से 1 के बीच में आएगी, क्योंकि नेगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर अप्लाई करोगे, इनफाइनाइट पावर अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ तो कोई भी नेगेटिव नंबर लिया जाए -1 से 1 के बीच का छोड़ के, ये लॉजिक बाहर नहीं चल पाएगा, उसके बाद चल पाएगा जो पिछली सिचुएशन में पढ़ा था। जैसे ऐसा लिखा मैंने, 0 रेस टू ए, ना जीरो कह रहा हूँ सॉरी, -1 से एक जीरो के बीच में है, तो यहाँ हम कुछ आंसर नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे वो भी समझा देता हूँ। जब मैंने लिखा A⁻n, ठीक है, A⁻n, तो ये जैसे क्या सिचुएशन है मेरे सामने इस समय, ये सिचुएशन है मान लीजिए -0.2 रेस टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, 0.2 रेस टू माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। इसको लिखा अपन अपॉन 0.2 रेस टू प्लस इनफाइनाइट, बस माइनस मिस हो गया सॉरी, ऐसा लिखा, ठीक है। अब दिक्कत यह है कि इसको आप पॉजिटिव आंसर लेना है नेगेटिव आंसर लेना है, ये डिसीजन नहीं कर सकते हम। जीरो आंसर में तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना पड़ता, ये फायदा होता है, इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आंसर पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, क्योंकि ये इनफाइनाइट को टेंड करने वाला है, जीरो को टेंड करेगा डिनोमिनेटर, नो डाउट करेगा। लेकिन हमें पॉजिटिव इनफाइनाइट लेना है या नेगेटिव इनफाइनाइट, ये कंफ्यूजन है इस सिचुएशन में, इसलिए इसमें डिटरमाइन नहीं कर सकते इस सिचुएशन में आंसर क्या आएगा। जब -1 से 1 के बीच में, जीरो से -1 के बीच में एक ही वैल्यू, और हमें पता करना है A टेन टू माइनस इनफाइनाइट, तो फिक्स नहीं कर सकते प्लस इनफाइनाइट आ गया माइनस इनफाइनाइट, या फिक्स कर सकते थे क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर था, ठीक है। पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी लगाओ पॉजिटिव ही आंसर आता है, चाहे नेगेटिव लगाओ चाहे पॉजिटिव लगाओ, फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। सो इसके दोनों आंसर पॉसिबल हैं, या तो माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट, अभी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते।
सो मैंने डायरेक्टली ऐसे ही लिख दिया, इस सिचुएशन में दोनों आंसर पॉसिबल हैं, क्योंकि वैसे ही सिचुएशन बन रही, तो ये माइनस साइन सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, ये इसके ऑड या इवन होने पे डिपेंड करता है। ठीक है। और लास्ट सिचुएशन, यदि -1 से भी छोटा हो गया ए, और उस पर पावर इनफाइनाइट पुट कर दी, तो आंसर जीरो ही आ जाएगा। फिर जीरो आ जाएगा, जैसे इस केस में आया था वैसे इसमें भी जीरो आ जाएगा। सो यदि ए ए की वैल्यू हमारी -1 से भी कम है, ठीक है। हाँ, इसमें भी यही कंफ्यूजन रह जाएगा, माइनस इनफाइनाइट रहेगा प्लस इनफाइनाइट, इसमें भी ये कंफ्यूजन रह जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने ऐसा भी लिख दिया, -10⁻⁻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 ⁻
अब बस ए माइनस प्लस का इंफॉर्मेशन, ये नंबर तो बहुत बड़ा होगा नो डाउट, ये जीरो को टेंड करेगा। हाँ तो भी ठीक है, जीरो को टेंड कर रहा है तो क्या दिक्कत है, को माइनस का हो या प्लस का हो क्या फर्क पड़ रहा है। हम्म, ठीक है। सो इस सिचुएशन में आंसर आ जाएगा ए रेस टू टेन, ए टेन टू एन का आंसर आएगा जीरो के नियर। ठीक है। जीरो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, मतलब इन पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन जीरो के साथ हमें साइन नहीं लेना होता, तो वो उस हिसाब से डिसाइड करें तो जीरो चल जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर है। सो और इन चीजों को आप खुद से ट्रायल एंड एरर से ड्राइव कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बस आप इनफाइनाइट की जगह कोई फाइनाइट नंबर लेके देख लो, और किस डायरेक्शन में नंबर बढ़ रहा है या कम हो रहा है उससे एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, उससे एक आइडिया लग जाता है, आप इनफाइनाइट नंबर लेके ये बातें चेक करके देख सकते हो। ठीक है। तो ये था आपका, मैंने क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी, क्वेश्चन था बुक का लेकिन क्वेश्चन इतना ही था, इससे रिलेटेड मैंने बस आपको इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन कर दी कि कैसे आपको समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 था आपकी बुक का। ठीक है, क्योंकि इन तरीकों की जरूरत हमको कई बार पढ़नी पड़ी है इसी चैप्टर में। आज क्रिसमस है। किसी को सेंटा ने गिफ्ट विफ्ट नहीं दिया? वैसे कोई है क्रिश्चियन कम्युनिटी वाला इस क्लास में? नहीं है। नहीं, कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि मूवीज के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, कि जिस कम्युनिटी का व्यक्ति है भगवान उसी को सपोर्ट करें, ऐसा कुछ उसके भगवान ऐसे कुछ हो। हालांकि सेंता कोई भगवान नहीं है। ठीक है, बढ़िया है। क्या नाम है आपका? स्वराज, नाम से तो नहीं लग रहा है। नाम से तो शिवाजी महाराज के फॉलोअर्स वाला लग रहा है नाम तो। छत्रपति शिवाजी महाराज के फॉलोअर्स ऐसे नाम रखते हैं। किसी का नाम शिवाजी नहीं है ना लेकिन। अ, अब तक यहाँ जितने बच्चों से मैंने नाम पूछे हैं इंस्टीट्यूट में, उनमें से किसी का शिवाजी नहीं सुना। एक रजनीकांत की मूवी का नाम है शिवाजी, किसी ने देखी है? भयंकर स्टाइलिस्ट है। वो तो एंड में है, उससे पहले भी तो है। उससे पहले भी तो बहुत कुछ है उसमें। ब्लैक मनी पे बनी हुई है मूवी। पूरा पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर देता है बंदा। साउथ इंडियन मूवीज अलग लेवल पे बनती थी यार, अभी भी बनती है नो डाउट, अलग लेवल पे बनाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई और क्वेश्चन पूछना है आर एस अग्रवाल बुक में से? अगला ही? अच्छा, अगली स्लाइड। ठीक है भाई, ये तो एग्जाम्पल से समझा है, यहाँ लिखा हुआ है लॉजिक सारा। ठीक है, चलिए अब सीट का क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा था, इसका कुछ पूछना था बुक में? नहीं ना। ठीक है, तो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सीट का, उसके बाद अगला थ्योरी पढ़ते हैं।
पहले 22 में जो अभी अभी पढ़ा है वही लॉजिक कंटिन्यू हो रहा है, अभी बताता हूँ कैसे। जस्ट अभी पढ़ा दिया ये लॉजिक जो लगाना है उसमें। 26 तो सिखाना ही है। फैक्टोरियल का मीनिंग किसी को पता है क्या है? फैक्टोरियल का मीनिंग एक आध बार मैंने मेंशन किया होगा क्लास में वैसे। 1 तक बता रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 26 में फैक्टोरियल के मीनिंग की जरूरत है हमको। लेकिन अभी एक्सपेंशन फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, उनमें तो कई जगह फैक्टोरियल आएगा, तो फैक्टोरियल बताना ही है अभी। जस्ट बता रहा हूँ अभी। 22 क्वेश्चन बताऊंगा, फिर फैक्टोरियल बताऊंगा क्या होता है, तो 26 आप कर पाओगे आसानी से। आंसर हालांकि फिर भी 0 है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक एन बच रहा है 26 का। सारे एन कट नहीं रहे, डिनोमिनेटर में एक एन बच रहा है उसमें। ठीक है। हरे कृष्ण। सारे फेस्टिवल्स के सॉन्ग भी हैं, क्रिसमस का कोई सॉन्ग वगैरह नहीं है? है क्या? गाओ। लगा नहीं रहे हम कुछ, आप गाओ, मैं कुछ नहीं लगा रहा। आप गाओगे तो गा लो भाई, तो हमारा भी क्रिसमस सेलिब्रेट हो जाएगा। बस मुझे इतना पता है, क्रिसमस की विशिंग्स जो देते हैं वो ऐसे देते हैं, मैरी क्रिसमस। जनरली हम हैप्पी बोलते हैं ना जनरली। हैप्पी दिवाली, हैप्पी जो हिंदी हमारे त्योहार हैं। हैप्पी न्यू ईयर, ओहो, ऐसे भी करना होता है क्या? कुछ स्पेसिफिक वर्ड है उनका जो कॉमनली यूज करते हैं? आमीन करते हैं शायद। आमीन आमीन ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ है। एमीन। एमीन होता है। अमीन। हाँ तो ठीक है, फिर जो भी है खैर। अच्छा। लिमिट एन टेन टू इन्फिनिटी, बस हो गया, ठीक है। आप तो जिनके यहाँ राम राम चलता है वो राम राम में चले, नहीं चलता है तो हरे कृष्णा चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। किसी के यहाँ शिवाजी महाराज का कुछ चलता है तो वो भी बढ़िया है। जिनके गांव में वो जो चलता है वही चलाएं, उसको ही कंटिन्यू करें। ठीक है। कोई नया बदलने की जरूरत नहीं है। जिसके गांव में, जिसके शहर में जो भी चलता हो वही कंटिन्यू करें। जैसे मेरे इधर चलता है राम राम ज्यादातर। ठीक है। हाँ। एक दूसरे को ग्रीट करना है। ग्रीट करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है राम राम, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा राम राम ही सबसे ज्यादा। इस्कॉन में कनेक्ट होने के बाद सबसे ज्यादा हरे कृष्णा यूज कर रहा हूं मैं, लेकिन ठीक है। हमारे लोकल में, मध्य प्रदेश में ज्यादातर जगह पे राम राम ही यूज होता है। चलिए भाई क्वेश्चन देखते हैं। 4:n। तुम्हारे यहाँ क्या होता है? क्या क्या क्या? क्या होता है? सीधे गाली दे देते हो? तो हाँ, तो वो होता होगा, क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है उससे? होता है, सही में होता है, लेकिन उसके यहाँ हो रहा है, तुम्हारे नहीं हो रहा है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुमको पसंद आ रहा है, तुम भी कर लो। कोई दिक्कत थोड़ी ना है। बस लड़ना नहीं है किसी भी बात पे। ठीक है, कुछ भी बोलो, लड़ना नहीं है। इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे देखो। एन टेन टू इनफाइनाइट है तो ये पावर तो बन जाएगी 0। ठीक है। लेकिन ये 4:इनफाइनाइट, 5:इनफाइनाइट, इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इनफाइनाइट ही रहने वाला है। सो इनफाइनाइट रेस टू 0 टाइप का क्वेश्चन बन रहा है इनिशियली तो, ठीक है। 5n की जगह इनफाइनाइट पुट करूंगा तो इनफाइनाइट रेस टू 0 टाइप का क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अब हम जिस सिचुएशन में इनफाइनाइट को डील कर पाए वैसे में कन्वर्ट करना चाहिए एक्चुअली में। तो यहां से कॉमन ले रहा हूं 5:n। 5:n कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 4/5 +1। कोई डाउट? या फिर ऐसे लिख देते हैं इसको, रुकिए। 4:n/5:n। और ये होल पावर 1/n को ऐसे ही लिखा रहने दिया। लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी। ठीक है।
यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या किया है, 5 रेज टू n इसमें से ब्रैकेट में से कॉमन ले लिया बस। ठीक है। अब ये 1/n पावर इस पे भी अप्लाई कर दी और इस पे भी अप्लाई कर दी। सो ये बन जाएगा 5 रेज टू n पे 1/n पावर अप्लाई करूंगा तो ये 5 ही आ जाएगा। और इस पे अप्लाई करूंगा तो ये आएगा 4/5 होल रेज टू n, लिख लेता हूं मैं पहले से इसे 1। और ये 1/n यहाँ अप्लाई कर दिया, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। तो पहले तो एक क्वेश्चन क्या आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए भाई, वो क्या, मैंने 5 रेज टू n ही कॉमन क्यों लिया, 4 रेज टू n भी ले सकते थे इसी तरीके से। तो एक क्वेश्चन ये भी आना चाहिए दिमाग में। ठीक है। देखो 4/5 जो है वो 1 से कम नंबर है। 4/5 जो है वो 1 से कम नंबर है। और उसकी पावर जब मैं इनफाइनाइट, n की वैल्यू इनफाइनाइट दे रखी है ना मुझे, n इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो n की वैल्यू जब इनफाइनाइट को अप्रोच कर रही तो 4/5 जीरो को अप्रोच कर जाएगा, और जीरो एक फाइनाइट नंबर है। और मुझे ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट करनी है जिससे फाइनाइट नंबर्स में आंसर आने लगे, इसलिए लिया। यदि मैं उल्टा करता तो ये क्या बनता, 5/4। और 5/4 रेज टू n भी इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। 5/4 क्या होता है, 1.2। 1.2 1 से ज्यादा है, उस पर पावर इनफाइनाइट लगाओगे तो वो भी इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। सो मैंने यदि 5/4 कॉमन ले भी लिया होता तो मेरा आंसर इनफाइनाइट फिर भी नहीं बन रहा था, फिर भी इनफाइनाइट रेज टू जीरो ही बन जाता। ठीक है। तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, मतलब जो सिचुएशन इनिशियली दी रही हुई थी वही सिचुएशन बनी रहती, जबकि यहाँ मेरा सॉल्यूशन निकल रहा है। अब आप इनफाइनाइट पुट करके देखिए तो ये बनेगा जीरो, और ये भी जीरो, तो 1/0 ही बचेगा। 1/0 होता है 1। सो ये 5 बच गया, वही हमारा आंसर है, खत्म। ठीक है, इसका आंसर आ गया 1। इसका आंसर आ गया 1। ठीक है। हरे कृष्ण। सो जनरली जब n टेंड कर रहा हो इनफाइनाइट को, तो हम प्रयास करते हैं सब जगह डिनोमिनेटर में बन जाए n। तो एक जगह तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर में दिया था, दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो n दिया हुआ है वो पावर्स में दिया हुआ है। जो पावर्स में दिया है तो पावर को थोड़ी ना हम कन्वर्ट कर पाएंगे डिनोमिनेटर में। जैसे पॉलिनोमियल फॉर्मेट में हमें n दिया जाता है, जैसे ऐसा दिया जाए n² + 6, और मुझे n टेंड टू कर दिया जाए इनफाइनाइट क्वेश्चन में। ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर लूंगा, n² कॉमन ले लूंगा और 1 + 6/n² बना लूंगा। लेकिन n² बाहर का कटना चाहिए, नो डाउट। डिनोमिनेटर में भी कोई ना कोई ऐसा टर्म होना चाहिए जिससे n² कटना चाहिए, नो डाउट। ठीक है। लिख भी देता हूँ, लो, n × n+1 लिख दिया मैंने। तो यहाँ तो पॉलिनोमियल्स लिखे, मैं एन कॉमन निकाल के कट भी कर सकता हूँ, साथ में सारे जगह पे एन डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। दैट इज द चॉइस हेयर। बट इस क्वेश्चन में वो चॉइस कंप्लीटली नहीं बची मेरे पास। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 रेज टू n 5 रेज टू n जो आए हैं, इनको मैं डिनोमिनेट इन दोनों n को मैं डिनोमिनेटर में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ नया सोचा। वो क्या सोचा कि यदि किसी 1 से कम नंबर पे पावर n बन जाए तो वो भी जीरो बन जाता है। 1 से कम नंबर पे, तो 1 से कम नंबर पे पावर n बनाई मैंने, वो भी जीरो बन जाएगा। एक कॉन्सेप्ट लगाया है। अब बाहर जो 1/n लिखा है वो तो कभी समस्या था ही नहीं, क्योंकि वो तो जीरो को अप्रोच कर रहा है, और जीरो इज अ फाइनाइट नंबर, तो प्रॉब्लम ही नहीं थी वहां तो मुझे कोई। बस अंदर जो लिखा हुआ नंबर है उसको सही से डील करना था बस। ठीक है। क्लियर है। नाउ सीखते हैं व्हाट इज फैक्टोरियल। ठीक है। फैक्टोरियल क्या है थोड़ा सा वो बता रहा हूँ। ओके। डेफिनेशन बाद में लिखवा दूंगा, पहले समझा रहा हूँ क्या लिखना है आपको। फैक्टोरियल की डेफिनेशन तो लिखवा भी दूंगा, वैसे लिखने को कुछ नहीं, अभी लिख लो। तो प्रोडक्ट फैक्टोरियल लिख ली, टॉपिक लिख लेना फैक्टोरियल। ये आपको जनरली टॉपिक ये पढ़ना पड़ता है डिटेल में। एक टॉपिक है परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके आपकी सिलेबस में, उसमें डिटेल में पढ़ा जाता है। वहां आपको दोबारा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए अभी समझा देता हूँ डिटेल में। ठीक है। मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, अभी समझा दे रहा हूँ डिटेल में। ठीक है। फैक्टोरियल, इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मैं नीचे लिख देता हूं। एन फैक्टोरियल, एन कोई नेचुरल नंबर है, मैं लिख दूंगा साथ में, नेचुरल या होल नंबर। ओके। और
इसको पढ़ने का तरीका है फैक्टोरियल एन, इसको भी पढ़ने का तरीका फैक्टोरियल एन, या तो ऐसे सिंबल के अंदर एन लिख दो, या बगल में विस्मय बोधक चिन्ह, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, लगा दो। ठीक है। ठीक है। ठीक है, हिंदी में ही जान लीजिए, लड़ाई मत करिए, विस्मय बोधक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। ओके। क्वेश्चन मार्क को क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। चिन्ह चिन्ह, प्रश्न चिन्ह बोलते हैं मराठी में। ओके। हिंदी में प्रश्नवाचक बोलते हैं। ठीक है, कोई नहीं। फुल स्टॉप को क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। यस। लेकिन हिंदी का फुल स्टॉप ऐसे होता है, इंग्लिश का फुल स्टॉप ऐसे होता है। ऐसा होता है मराठी का फुल स्टॉप, ऐसा होता है मराठी का। वाह। मतलब है मराठी वालों ने हिंदी अंग्रेजी मिक्स कर डाली। हाँ वो तो खैर है ही, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन फुल स्टॉप मतलब इंग्लिश जैसा है और बाकी लगभग हिंदी जैसा है। मतलब वैसे तो इंडिया की ज्यादातर लैंग्वेज जो है वो संस्कृत से बनी है, सारी की सारी, ज्यादातर पहले ज्यादा सबसे जो एक्सपेंशन था लैंग्वेज का वो संस्कृत का ही था। और इंडिया में जो भी लैंग्वेज यूज हो रही है वो ज्यादातर सिमिलर है संस्कृत से, चाहे वो मराठी हो, चाहे हिंदी हो, या तेलुगु तमिल, इन भाषाओं में भी संस्कृत के बहुत सारे शब्द मिलते हैं। बंगाली भी है, बंगाली में भी संस्कृत के बहुत सारे, क्योंकि वो मुझे थोड़ा पढ़ी है मैंने, तो समझ में आती है, इसलिए पता है मुझे। ठीक है। ओके। पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? इसको फैक्टोरियल एन, इसको भी फैक्टोरियल एन कोई सा भी यूज करिए, आपकी बुक में ज्यादा ये यूज किया जाएगा, लेकिन मैं लिखते वक्त जब जरूरत पड़ेगी ज्यादा इसको यूज करूंगा। अभी आपकी बुक में ये यूज किया है तो इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, ए वाला सिंबल जो लिखा हुआ है ऐसे लिखा जाएगा। इसका मीनिंग क्या है वो यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। तो वर्ड्स मीनिंग लिख रहा हूँ, मीनिंग इसका वर्ड्स में। ठीक है ना? प्रोडक्ट ऑफ, इसका मीनिंग यहाँ लिख रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ एन, प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। इसका मीनिंग ये है, मैंने यहां लिख दिया है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं जो मीनिंग मैंने लिखा है। फैक्टोरियल इन का मीनिंग क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो n है, क्यों भाई तेजस जी, कौन है तेजस? ये 4-5 डॉट फालतू में बना दी, अब मिटा रहा है भाई। एक और, बढ़िया। ठीक है। ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का को बोलते हैं फैक्टोरियल एन। तो एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या है ये। ठीक है। जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 एग्जांपल दे रहा हूं इसी के। तो इसका मतलब है मैं 2 into 1 करूंगा। सो 2 तक के सारे नेचुरल नंबर हो गए। आप इसको 1 into 2 लिखो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ ही लिखूंगा। इसका एक एडवांटेज है, बाद में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। 2 into 1, इसका मतलब है, मतलब आंसर आ जाएगा 2। सो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है। ठीक है। मैंने लिखा फैक्टोरियल 3, तो वो क्या होगा? 3 into 2 into 1। तो ये लाइन समझ में आ गई होगी अब आपको क्या लिखा हुआ है। ठीक है। मतलब फैक्टोरियल एन का मतलब है 1 से n तक के नंबर का प्रोडक्ट। तो यहाँ 3 तक लिखा है फैक्टोरियल 3, सो 1 से 3 तक का प्रोडक्ट, ये आएगा 6। फैक्टोरियल 4 कितना आएगा? 4 into 3 into 2 into 1, तो वो आ जाएगा 24। फैक्टोरियल 5 निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 into फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं क्या ऐसे? अरे, फैक्टोरियल 5 को ऐसा लिख सकते हैं 5 into फैक्टोरियल 4, क्योंकि ये कम हो गया, तो आगे जो आने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं? 4 3 to 1, 4 into 3 into 2 into 1, उसको फैक्टोरियल 4 लिख दिया। अब फैक्टोरियल 4 की वैल्यू ऑलरेडी पता है 24, 24 into 5 120, तो 5 into 24 लिख दिया इसको। तो ये आ जाएगा 120। तो जरूरी नहीं है, मतलब आपको जरूरत पड़े तो ऐसा लिखो, नहीं है जरूरत तो पूरा मल्टीप्लाई करके चेक करो। ठीक है। ऐसे ही फैक्टोरियल 6 निकालूंगा तो कितना आएगा?
720, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये होता है इसका मीनिंग। ठीक है, बस मैंने एक जगह ये इसलिए समझा दिया क्योंकि हम इस तरीके से भी कई जगह यूज करने वाले हैं। सो इसका आंसर आता है 720। ठीक है, अब मैं हर जगह एक्सपेंशन नहीं लिखूंगा और आपको प्रयास करना है कम से कम 8 तक फैक्टोरियल की वैल्यू याद रखनी है, 8 तक। ठीक है ना। सो 2 की बताई दी है, 1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। 1 × 1 1 ही रह जाएगा, वैसे भी 2 बार लिखने की जरूरत ही नहीं, फैक्टोरियल 1 सीधे बाहर निकलते 1 ही रह जाएगा। ठीक है ना। सो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आप याद रख लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, एक जो एक्स्ट्रा याद रखना है वो ये कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू, उसको थोड़ा सा कहीं नोट मार्क करके या स्पेशली लिख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 ही होती है। ठीक है, ये याद रखने वाला है, इसका अभी प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, बस ये याद रखना है। ठीक है, लेकिन वैसे कोई भी फैक्टोरियल 0 को छोड़ के, मतलब या तो 0 को भी काउंट कर लो, तो n के जो नंबर है यहाँ पे केवल होल नंबर्स आएंगे कभी भी, और कोई नंबर नहीं आ सकता। क्यों? जैसे मैंने फैक्टोरियल के अंदर मान लो सोचा कि 1.5 लिख दूं या 2.5 लिख दूं, तो 2.5 से कम करेंगे 1.5, एक कम करेंगे तो फिर 1.5 से 1 कम करेंगे तो 0.5, फिर नेगेटिव, कभी एंड ही नहीं आने वाला, क्योंकि नेगेटिव आने लगेंगे ना। इसमें तो एंड फिक्स है, जब यहाँ पे एक नेचुरल नंबर यूज किया जाएगा तो कहां तक लिखूंगा, 1 तक। या आपको उल्टा लिखना है तो 1 से उस नंबर तक लिख दो, जैसे मैंने यहाँ लिखा फैक्टोरियल 7, तो किसी को भाई उल्टा पसंद नहीं आ रही गिनती तो सीधा लिख सकते हो, 1 से शुरू कर लो 7 तक लिख दो, तो भी सही है, कोई गलती नहीं है उसमें भी। यदि आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, तो आप उल्टा भी लिख सकते हो, 1 से शुरू कर लो 7 तक आ जाओ। तो मैंने यही लिखा था ये कि फैक्टोरियल एन का मीनिंग है 1 से एन तक के नंबर्स का प्रोडक्ट सीधे, और नेचुरल नंबर ही लेने हैं केवल, और कोई नंबर अलाउड नहीं। बस 0 एक एक्सेप्शन है, होल नंबर होता है, 0 नेचुरल नहीं होता, उसकी वैल्यू 1 आपको याद रखनी है। ठीक है, वो एक एक्सेप्शन है फैक्टोरियल में। ठीक है, एक्चुअली में उसको प्रूव किया जा सकता है, मैथ में कुछ एक्सेप्शन जैसा होता ही नहीं है, लेकिन अभी के लिए याद रख लो। ठीक है, वो याद रखना है। सो आप ऐसे फैक्टोरियल्स की वैल्यू को याद रखना है, कहां तक, कम से कम 8 तक याद रख लो, मैं 10 तक लिख के दे रहा हूं। 1 × इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7। यदि आपको उल्टा लिखने में समस्या है तो आप सीधे सीधे 1 से उस नंबर तक लिख सकते हो। ठीक है, 1 से काउंटिंग याद करना आसान होता है, रिवर्स में लिखने में कुछ मिस होने का डर रहता है, तो आप सीधा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका आंसर आएगा 5040, 5040। ठीक है, फिर फैक्टोरियल 8 की वैल्यू आएगी 40,320, 40,320, 40,320। फैक्टोरियल 9 की आएगी 36, 36, 28, 80, 362880। और फैक्टोरियल 10 में एक जीरो और आ जाएगा एंड में एक्स्ट्रा, अरे 10 का ही मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा होगा ना इसमें। फैक्टोरियल 9 पता है तो 10 तो अपने आप पता हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें एक जीरो ही तो बढ़ेगा। फैक्टोरियल 9 में 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाता है फैक्टोरियल 10। लिख भी देता हूं मैं, ये बात इधर लिख रहा हूं लेकिन। सो फैक्टोरियल 9 × 10 ही होता है फैक्टोरियल 10। ये बात खुद भी सोच सकते हैं आप। ठीक है, 10 × फैक्टोरियल 9 को ही हम फैक्टोरियल 10 कहते हैं, और इसकी वैल्यू आती है 36, 36, 28, 800। ठीक है, सो एट लीस्ट 8 तक तो याद रखो ही, 9 और 10 तो फिर एक साथ याद हो जाते हैं, 9 याद हो जाएगा तो 10 भी याद हो जाएगा। सो फैक्टोरियल 2 है 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720, फैक्टोरियल 8 5040, ना फैक्टोरियल 7 5040, फैक्टोरियल 8 40,320, एंड फैक्टोरियल 9, मुझे तो नंबर्स में याद है ऐसे, 3,06,000 ना 62,880, ऐसे याद नहीं है, 36, 28, 80, ऐसे दो दो डिजिट के कॉम्बिनेशन में याद है मुझे तो। ठीक है, और उसके बाद फैक्टोरियल 10 मान लिखा हुआ है, तो एक जीरो और लगा देना एंड में, तो वो आ जाएगा फैक्टोरियल 10। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो आप, जित याद जब हो जाए अच्छी बात है, नहीं याद है तब तक मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करना तो पहले से ही आता है ना। सो फैक्टोरियल कोई बहुत बड़ी या कठिन चीज नहीं है, लेकिन सिंबॉलिकली इसको उपयोग बहुत ज्यादा किया जाएगा हमारे सिलेबस में आगे भी, सो ये पता होना चाहिए हमको। ठीक है, तो फैक्टोरियल एन क्या होगा, इसको मैंने अब तक लिखा नहीं, अब लिख देता हूं इस चीज को।
फैक्टोरियल एन का मीनिंग क्या होगा वो अगली स्लाइड पे लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने वहां लिखा था फैक्टोरियल एन, इसका मीनिंग होगा फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन। ऐसे लिख सकते हैं इसके मीनिंग को कि नहीं, यहां से एक कम कर दिया, ठीक है। या फिर एन इंटू, अच्छा पहले डिटेल मीनिंग ज्यादा लिख देता हूं, पहले यहां पे ऐसा लिख देता हूं, चलो। इसको मैं लिख सकता हूं फिर एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो ऑन, थ्री इंटू टू इंटू वन। या ऐसे पसंद नहीं आए तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू एंड सो ऑन अप टू एन तक मल्टीप्लाई करना है तो वो फैक्टोरियल एन होता है। दोनों ही बातें एकदम सेम लिखी है, कोई अलग नहीं लिखा है, ठीक है। जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, बस रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, नंबर्स को आगे पीछे लिख देने से मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू नहीं बदलती है। इसलिए आप इनको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों एक ही है। लेकिन हमें क्वेश्चंस में कैसे जरूरत पड़ने वाली है वो भी एक दो एग्जांपल बता रहा हूं मैं। तो इसके क्वेश्चंस में हमको ऐसे जरूरत पड़ेगी, जैसे लिखा हो फैक्टोरियल एन, तो आप इसको लिख सकते हो एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस वन। इसकी जरूरत क्यों पड़ने वाली, क्योंकि क्वेश्चन में हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ज्यादातर ऐसे टर्म्स मिलते हैं, ठीक है, ज्यादातर ऐसे टर्म्स मिलते हैं, ठीक है। तो क्या, जैसे मेरे पास अब ये तो मैंने मीनिंग समझा दिया, एक और लिख देता हूं इसका मीनिंग, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसका मैंने पिछली स्लाइड पे एग्जांपल तो दे ही दिया था, जैसे एक एक कम करते जाओ और उससे अगले नंबर का फैक्टोरियल लिखते दो तो भी ठीक है, या फिर पूरा वन तक एक्सपेंड कर दो तो भी ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों है तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं भाई, ऐसे लिखने की। मेरे सामने लिखा है मान लो 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, पहले 7 ही लिख लेते हैं चलिए। इसकी वैल्यू निकालनी है, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं फैक्टोरियल पे बेस्ड क्वेश्चंस के कि कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्यों इसकी जरूरत है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। लेकिन आप यदि पूरा लिख के कैंसिल करेंगे देन इट विल टेक टाइम, ठीक है ना। यदि आप 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे, या तो याद कर लिया 40,320, 40,320, इसको लिख लिया 50 40 और फिर डिवाइड किया, तो ये बहुत ज्यादा समय लेगा। तो जब हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्मेट में सिचुएशन मिल रही है, तो लॉजिकली उसको डील करने के लिए ऐसा लिखा जाता है। सो फैक्टोरियल 8 को आप, जो इनमें से छोटा नंबर है पहले तो 8 डिसाइड कर लो, सो 7 छोटा है 8 बड़ा है, ठीक है। तो 8 को ही ओपन करो जब तक उसमें फैक्टोरियल 7 नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो 8 को ओपन करते ही अगले स्टेप पे फैक्टोरियल 7 मिल जाएगा मुझे। तो इससे ज्यादा ओपन ही क्यों करना है, क्योंकि कटने वाला है तो क्यों ओपन करना है। अपॉन में लिख दीजिए फैक्टोरियल 7 एज इट इज। अब फैक्टोरियल 7 से सीधा फैक्टोरियल 7 उड़ा दीजिए, बच्चा 8, ठीक है। तो कैलकुलेशन एडवांटेज के लिए ऐसा लिखना आना ही चाहिए, कैलकुलेटिव एडवांटेज के लिए, ठीक है। आप ऐसा नहीं है इसको 4,320 और इसको 50 40 लिख लेते तो आंसर नहीं आता, तब भी आता, लेकिन देन दैट विल बी लेंदी वन, ठीक है। उसको लिखने के बाद फिर ये बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा, पहले तो यदि आप पूरा प्रोडक्ट भी लिखते हो तो भी बहुत समय लगेगा लिखने में, और फिर सब कैंसिल करेंगे, इसको लिखेंगे 8 से 1 तक प्रोडक्ट में, इसको 7 से 1 तक, 7 से 1 तक के पूरे कट जाएंगे, बचेगा केवल 8। तो पूरा लिखने में तो समय जाएगा ना, पूरा लिखने ही क्यों है, क्लियर है। अच्छा, तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, अब बता दीजिए आप लोग। मैंने लिखा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 7, अब कितना आएगा आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, 72 करेक्ट आंसर है, 9 इंटू 8 के बराबर आंसर आ जाएगा, ठीक है। 72 करेक्ट आंसर है, इसको कैसे डील करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। सो फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 उड़ा दीजिए, 9 इंटू 8 हो जाएगा 72, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया ये, क्लियर। तो अब देखते हैं, एक आध क्वेश्चन इसका और पूछ लेता हूं, फिर इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो करेंगे। तो आपको ये पता है तो आप 26 डील कर पाओगे आप, ठीक है। एक आध इस पे पहले फैक्टोरियल पे एक दो क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, जैसे ये पूछे एक आध और पूछ रहा हूं, फिर आप उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक है। सो मैंने लिखा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 10।
132 सही है। 11 into 12, 132 सही है। 11 into 12 के बराबर आंसर आएगा इसका। इसको लिखा 12 into 11। इसके बाद फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कट जाएगा, बचा इतना ही, तो आंसर आ जाएगा 132। चलिए नेक्स्ट बताइए फिर। 3 तक शिफ्ट करवा देते हैं इस बार। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 4। थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया है, थोड़ा सा, लेकिन करना पड़ेगा, करके देखो। 42 5 टू 210 सही है भाई। 210 करेक्ट है। इसको लिखोगे 7 into 5, 6 into 5। 4 से 4 उड़ा दिया सीधे। 4 लिखा ही क्यों, कट ही करना है तो लिखने की जरूरत क्या है। अब इन सबका प्रोडक्ट कर लो तो 30 7 जा 210 ऐसे कर लो। 42 5 जा 210 वो भी ठीक है, तो बस हो गया 210। ठीक है। चलिए थोड़ा और ट्रिकी करते हैं फिर। नेक्स्ट। अब लिखा मैंने फैक्टोरियल 6 प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4। अब बताइए। 35 जो बोल रहे हैं सही है। इसको ऐसे, भाई पहले डिसाइड करो इनमें सबसे छोटा या बड़ा कौन है। सो सबसे बड़ा 6 है और 4 छोटा है, तो सबको 4 तक ओपन कर लो। सबको 4 तक ओपन कर लो। तो 6 into 5 into फैक्टोरियल 4 लिखा फैक्टोरियल 6 को। क्या फैक्टोरियल 6 को ऐसा लिख सकते हैं? बढ़िया। फैक्टोरियल 5 को लिखा मैंने 5 into फैक्टोरियल 4। और अपॉन में जो फैक्टोरियल 4 है उसको एज इट इज रहने दिया। फैक्टोरियल 4 कॉमन लेके उड़ा दिया, बचा क्या? 30 + 5। 35। आंसर है 35। ठीक है। 30 + 5 सो 35। चलो एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ लास्ट इस पे। फिर जो बुक में दिया हुआ है, सीट में दिया हुआ वो करेंगे। इस बार आपको दिया है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n - 2 इक्वल टू 42। फाइंड n। बताइए n की वैल्यू क्या है। झोल का क्वेश्चन आ गया है। सही है, 7 सही है। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 42 होता है। n की जगह 7 रखो। ए बन जाएगा फैक्टोरियल 7, ए बन जाएगा फैक्टोरियल 5। ठीक है। सो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 42 होता है ना। अच्छा करके दिखा देता हूँ ये बात भी। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 5 बनेगा एक ही नहीं, एन की जगह 7 रखेंगे तो। पुट किया n = 7। ठीक है, तो ये बनेगा फैक्टोरियल 7 को लिखोगे 7 into 6, 5 से 5 उड़ा दोगे। अच्छा लिख के दिखा दें वो भी। अब ठीक है। अब कैंसिल आउट कर लो भाई इन दोनों को। सो बचा 7 into 6 42। अब किसी के मन में ये भी तो डाउट आना चाहिए, सॉल्व करके थोड़ी निकाला, ये तो पुट करके निकाल लिया। सॉल्व करके भी आएगा। देखो कैसे आएगा वो बताता हूँ। सॉल्व करना पड़ जाए तो पहला डिसीजन जब एन के टर्म्स में क्वेश्चन लिखा है, वैसे तो हर जगह ही यही लेना होता है, लेकिन नंबर्स में आपको जल्दी याद रहता है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। एन में थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ सकता है। सो एन और n - 2 में एन ही बड़ा है, क्योंकि इसमें 2 कम लिखा है, सीधा ही दिख रहा है। तो एन को ब्रेक करेंगे हम किस में? n × n - 1 इंटू फैक्टोरियल n - 2 में। कोई डाउट यहाँ तक? इसको ऐसा लिख दिया। डिनोमिनेटर में जो लिखा है उसको कुछ नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि वो तो सीधे ही कैंसिल आउट हो रहा है।
और यहाँ लिखा है 42। ठीक है, इसको इससे उड़ा दिया। अब जो बचा वो लिखा है n × n - 1 = 42। यहां से आपके पास दो रास्ते हैं। वो क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 42 इस साइड शिफ्ट कर दो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो। ठीक है, वो तरीका तो है ही और ऑलवेज वैलिड तरीका है, हमेशा लगेगा वो तरीका। दूसरा तरीका ये है कि भाई यहाँ 42 लिखा है और यहाँ मुझे पता है दो कॉन्जुगेटिव नंबर है। कैसे पता भाई, किसी नंबर से एक कम करो तो उससे जस्ट छोटा ही नंबर तो आता है, अगला ही नंबर आता है। ठीक है, अच्छा फैक्टोरियल से आउटपुट लिया था, वैसे ऐसे भी समझ सकते हो, तो कॉन्जुगेटिव नंबर ही लेते हैं फैक्टोरियल से आउटपुट। तो ये आउटपुट जो लिया था वो फैक्टोरियल से लिया था, तो यहां तक यही तो कर रहे थे, फैक्टोरियल से सारे आउटपुट जो ले रहे थे सब कॉन्जुगेटिव ही तो थे, सारे कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर थे। तो बस हमको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं वो किन दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है। ठीक है, सो ये जो लिखा है वो लिखा है 7 × 6 के बराबर, n × n - 1। मैंने यहां पे भी पहले बड़ा लिखा था फिर छोटा, तो यहां पे भी पहले बड़ा बाद में छोटा लिख दिया। सो n की वैल्यू डायरेक्टली 7 दिख रही है। ठीक है, यदि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो दो आंसर मिलेंगे आपको। उनमें से जो नेगेटिव मिलेगा उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि फैक्टोरियल का आंसर नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, केवल उसमें नेचुरल नंबर ही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव 7 आ रही होगी, दोनों पॉजिटिव नहीं आएंगी कभी। हाँ तो +7 सही है बस, हमेशा वैसे भी वही अपोजिट आएगा, जो यहाँ आ रहा था उसका नेगेटिव ही आएगा वैसे भी हमेशा। ठीक है, लेकिन आपको पॉजिटिव ही आंसर लेना है, और कभी भी दोनों पॉजिटिव नहीं आएंगे। ठीक है ना, ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी जिसमें दोनों पॉजिटिव आ रही हो। हाँ, बहुत डिफरेंट टाइप का एक इस तरीके, इसी पे बेस्ड आप एक और फॉर्मूला पढ़ोगे बाद में, इस तरीके का NCR। ठीक है ना, पढ़ोगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, एक कॉम्बिनेशन है एक परमुटेशन भी पढ़ोगे, उसमें लिखते हैं NPR। ये परमुटेशन है कॉम्बिनेशन है। परमुटेशन का आपने उसकी सीट में भी देखा है इस तरीके का फॉर्मूला फंक्शन की में, जिसको मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन में क्योंकि ये पढ़ा नहीं। इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n / फैक्टोरियल r, इनका प्रोडक्ट है, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये पढ़ोगे आगे पर कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ोगे इसको, NCR और NPR दोनों, कॉम्बिनेशन का और परमुटेशन का। ठीक है, तो इसमें जरूरत कभी जा आएगा n की वैल्यू निगेटिव, तो भी निगेटिव इग्नोर करना पड़ता है, आएगी तो उसमें भी निगेटिव, लेकिन इग्नोर ही करना पड़ता है। ठीक है, कभी सही नहीं आएगी, निगेटिव तो नहीं। हाँ, दोनों पॉजिटिव आए तो दोनों सही हो सकते हैं, उस सिचुएशन में उसमें आ जाते हैं कभी दोनों पॉजिटिव। ठीक है, बस अब जिस क्वेश्चन के लिए इतना सब कुछ बताया गया वो कर लेते हैं फटाफट। इतना सब एक क्वेश्चन के लिए बता दिया मैंने आपको। सो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए भाई, 26 में आपके सामने लिखा है n + 2 फैक्टोरियल प्लस n + 3 फैक्टोरियल अपॉन n + 4 फैक्टोरियल। सो इन सभी में सबसे बड़ा n + 4 फैक्टोरियल ही है। लिमिट लगाई हुई है n टेंड टू इंफिनिटी। ठीक है, सो सबसे पहला काम है आपका डिसीजन लेना कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। सो n + 4 सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो बस आप n + 4 को ही ओपन करिए, सबसे छोटा n + 2 है तो n + 2 तक ही ओपन करिए सबको। सो n + 2 को मत करिए कुछ भी, क्योंकि वो तो सबसे छोटा वैसे ही है, वो तो सब में वैसे ही आने वाला है। ठीक है, n + 3 को ओपन किया तो ये आ जाएगा n + 3 × n + 2 फैक्टोरियल अपॉन n + 4 को ओपन किया तो n + 4 × n + 3 × n + 2। चलो मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, फैक्टोरियल लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। कोई डाउट इसमें आप किसी को? देखो n + 2 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से, सो न्यूमरेटर में n + 2 कॉमन ले लिया, n + 2 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा इसकी जगह 1 और इसकी जगह n + 3। ठीक है, ए कॉमन आ गया, ए कॉमन आ गया। अपॉन में जो लिखा है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही रहने दो। n + 4 n + 3 × n + 2 का फैक्टोरियल, यही है।
n+2 फैक्टोरियल से n+2 फैक्टोरियल उड़ा दिया। लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। ध्यान से देखें, ये जो लिखा है n+4 लिखा है, 1+3 क्या बन जाएगा, n+4। तो n+4 से n+4 भी उड़ा दिया। ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास? अब बचा हुआ है लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी। न्यूमरेटर में तो कुछ भी नहीं बचा, बस 1 बचा है। डिनोमिनेटर में बचा है n+3। अब इस n को कहीं भी एडजस्ट नहीं किया जा सकता, सब पॉसिबिलिटीज हमने कर ली है चेक। और एडजस्ट नहीं कर सकते तो 1/इनफाइनाइट जीरो आंसर है। ठीक है, 1/इनफाइनाइट जीरो आंसर है। ठीक है। यस, इसलिए तो स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। 3 क्वेश्चन करवाए, बताओ अब तक। थ्योरी क्या बता दी, सब पता था आपको पहले से, बस फैक्टोरियल नहीं पता था। फैक्टोरियल नया बताया, इनफाइनाइट पावर तो वैसे ही कई लोगों को ऑलरेडी पता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बताना है। सीट में तो 2 ही हुए, और एक RS अग्रवाल बुक में से हुआ, 3 ही हुए ना। ठीक है। हाँ, उसमें से एक ही हुआ है। ठीक है, चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में से, फिर उसके बाद जो 43 नंबर से आ रहा है एक्सपेंशन मेथड, लिखा है क्वेश्चन नंबर 43 से, उसको और देखेंगे फिर। ठीक है, अभी बता देता हूँ एक आधा एक्सपेंशन। ठीक है, e⁴x का एक्सपेंशन देख लीजिए। सो लिख लीजिए हेडिंग, एक्सपेंशन फॉर्मूलाज। बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन बताना है, बता रहा हूँ, 1 मिनट। सबसे पहले हेडिंग लिख लीजिए, एक्सपेंशन फॉर्मूला या एक्सपेंशन सीरीज, बात एक ही है, एक्सपेंशन सीरीज या एक्सपेंशन फॉर्मूला। आप, मैं लिखूंगा तो आप समझ जाएंगे कि इसको सीरीज क्यों कह रहे हैं। ठीक है ना, लिख रहा हूं यहाँ पे, एक्सपेंशन फॉर्मूला या एक्सपेंशन सीरीज। फॉर्मूला ही वर्ड लिखा रहने देता हूं मैं, सीरीज भी चल जाएगा। ठीक है ना, यदि आपने एक्सपेंशन सीरीज वर्ड लिखा तो भी चलेगा। मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूं आपको एक दो, जैसे e⁴x की सीरीज। ठीक है, e⁴x की सीरीज होती है 1+x/फैक्टोरियल 1। ये फैक्टोरियल 1 लिखा है, x² / फैक्टोरियल 2, x³ / फैक्टोरियल 3, ऐसे ही सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अप टू इंफिनिटी। ठीक है। सो e⁴x इन सभी का सम के बराबर होता है एक्चुअली में। जैसे ए की x की जगह मैं 1 लिख दूं तो e बन जाएगा ये। तो ये बनेगा 1/1, 1/फैक्टोरियल 1, 1/फैक्टोरियल 2, 1/फैक्टोरियल 3। 1 की पावर तो कुछ भी लगाओ बन ही आता है, क्योंकि ठीक है। सो 1 इन सभी का सम के बराबर होता है e⁴x एक्चुअली में। इसलिए वो 2.7 के आसपास आता है, क्योंकि ये दोनों ही मिलके हो गए ना 2, तो बाकी सब मिलके 0.7 हो पाते हैं। ठीक है। अरे छोटे होते जा रहे हैं ना, A.5, A.3333 हो जाएगा 1/3, तो 0.5, 0.3, 2.8 के आसपास तो यही हो गया। ठीक है, ऐसे ही जोड़ते जाओगे तो आपको मिलती जाएगी टोटल वैल्यू। इसका उपयोग क्या है, इसको वैसे ड्राइव किया जा सकता है, लेकिन ड्राइव करना आपके सिलेबस में नहीं है, तो मत पढ़ो चक्कर में, ड्राइव करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। इसका उपयोग ये है, लिमिट्स के क्वेश्चन जो डायरेक्ट डील नहीं हो रहे हो, जैसे कि
ऐसा लिखा हुआ हो हमारे पास e⁻x-1/x। वैसे तो ये तो फॉर्मूले के तौर पर रट लिया है आपने, आंसर है 1। ठीक है, लेकिन अब इसका प्रूव सामने लिखा हुआ है, तो अब बता देते हैं भाई कैसे आया था ये फॉर्मूला पढ़ा था आपने, इसका आंसर आता है 1। अब इसको ड्राइव करके देख लेते हैं, क्योंकि सामने आपके सामने वो लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो क्या किया, लिमिट x टेंड टू 0 एज इट इज, e की पावर x की जगह इसको लिख दिया। ठीक है, e की पावर x की जगह इसको लिख दिया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एंड सो ऑन, ऐसे ही आता रहेगा। और एंड में ये जो -1 है ये ऐसे एज इट इज बना रहेगा। ठीक है, ये -1 था ना, ये तो एज इट इज बना रहेगा, ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन एंड में ये -1 तो रहेगा ना। अपॉन में लिखा हुआ है एक एक्स। ठीक है, अपॉन में लिखा हुआ है एक एक्स, तो इस वन से इस वन को कैंसिल आउट कर लिया। अरे वन में से वो वन घट जाएगा। ठीक है, अब इस एक्स का डिवाइड इन सभी में कर दिया, इस एक्स का डिवाइड इन सभी में कर दिया, क्योंकि सारे टर्म्स में एक्स है, या सब में से एक्स कॉमन ले लिया, ऐसे कह लो। ठीक है, सो लिमिट एक्स टेंड टू 0, एक्स का डिवाइड यहां करोगे तो ये बचेगा 1/(1)। एक्स का डिवाइड यहां करोगे तो x/((2)। एक्स का डिवाइड यहां करोगे तो x² अपॉन फैक्टोरियल 3, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये बच जाएगा, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, x की जगह 0 पुट कर दो, तो इसको छोड़ के बाकी सब 0 हो जाएंगे। न्यूमरेटर 0 हो रहा है ना, सो इसको छोड़ के बाकी सब 0 हो जाएंगे, और 1/((1) कितना होता है 1, सो आंसर आ गया 1। ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स का भी आंसर ऐसे ही निकला है, तो साइन एक्स की सीरीज अगली बता रहा हूं। ऐसे सब मतलब आपको कितनी सीरीज देखनी है टोटल, एबीसीडी आई तक टोटल कितने लेटर होते हैं एबीसीडी में? 9 होते हैं, 9 होते हैं ना, 9 सीरीज है टोटल। ए की पावर एक्स की हुई, ऐसे ही अभी देखेंगे e⁻x की भी देखेंगे। पहले साइन एक्स की बता रहा हूं, ठीक है, फिर बताऊंगा ए की पावर एक्स की। फिर टेन एक्स की भी होती है, कॉस एक्स की भी होती है। हाँ, और नहीं रट्टा ही लगाना है कोई इसको। हाँ, आंसर तो बन ही आएगा उसकी भी सीरीज में, बस यहाँ x³ अपॉन फैक्टोरियल, मतलब अल्टरनेट टर्म आते हैं इसके, बीच के टर्म गायब हो जाते हैं। ये जो लिखी है यही सीरीज जैसी होती है साइन एक्स की भी, बस उसमें ऑड पावर्स वाले ही सारे आते हैं, इवन वाले मिस हो जाते हैं। लिख रहा हूं अगली सीरीज, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला था e⁻x का एक्सपेंशन फॉर्मूला। अब इसको सीरीज क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये सब एडिशन में लिखे हुए हैं, इसलिए सीरीज बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्सपेंशन फॉर्मूला का हो या सीरीज का हो, एक ही पढ़ाया है, या तो ये तो बस इसका उपयोग बता दिया कि जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने वो इसी से ड्राइव किया गया था एक्चुअली में। तो ड्राइव करना नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी जरूरत कभी कभी हमको पड़ जाती है, इस फॉर्मूले की। कुछ क्वेश्चंस में जो 43 नंबर से शुरू हो रहे हैं ना क्वेश्चंस सीट में, उनमें इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ने वाली, इसलिए सिखाए जा रहे हैं आपको ये। दूसरा देखते हैं, साइन एक्स। साइन एक्स की सीरीज होती है x-((x³ छोड़ रहा हूं बच्चे, थोड़ी देर और रुक जाओ, फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ माइनस x⁻⁷ प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, ये है सीरीज। सो इसमें एक तो ऑड वाले ही टर्म आ रहे हैं केवल, पहला टर्म नहीं आया 1, सीधे एक्स से स्टार्ट हुआ। इस वाला टर्म, ए वाला टर्म आया है सीधे एक्स में, ठीक है। x⁻⁴ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, इसलिए नहीं लिखा मैंने, ठीक है। लिखना चाहो लिख सकते हो x⁻⁴ फिर दो चीजें चेंज हुई, एक तो ऑड पावर्स वाले ही केवल आ रहे हैं, दूसरा प्लस माइनस भी अल्टरनेट चल रहे हैं। साइन x/x वाला फॉर्मूला मुझे ड्राइव करना हो तो कैसे होगा, इन सभी में साइन x/x था ना फॉर्मूले में, साइन x/x उसका आंसर बनता। सो इन सभी में x का डिवाइड होगा तो ये अकेला x 1 बचेगा, इसमें 1/1 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा कुल मिला के। इसमें फैक्टोरियल 1 नहीं भी लिखो तो x अकेला था ये अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। x था, बाकी सब में x का टर्म बचा रहेगा x के डिवाइड होने के बाद भी,
और फिर लिमिट वाला जीरो पुट करेंगे तो बाकी सब जीरो हो जाएंगे, बचेगा केवल यही वन। सो आंसर आ जाएगा वन। ठीक है, चलिए अभी इतना ही रखते हैं। बाकी चार पांच जो एक्सपेंशन फॉर्मूले बचे हैं वो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, चलिए हरे कृष्णा बच्चों।